अच्छा, बात हम कर रहे हैं अब फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम की, ऊपर जो लिखा हुआ है। लेकिन मैं बात शुरू करूंगा पावर के या लोड के फ़्लो से। तो पहले भी वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि मैं किस तरह से आपको यहाँ ब्लू फिर येलो लेबल और उसके बाद पिंक लेबल वाले पोर्शन पे वाइट बोर्ड पे जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरीके से ये चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। तो पावर फ्लो आपको पता है कि दो बिटवीन द टू स्टेशन या ग्रिड स्टेशन टू ग्रिड स्टेशन या जनरेशन टू सब स्टेशन ग्रिड स्टेशन या एक रीजन से दूसरा रीजन कह लें, वापडा टू के ई टू वापडा, यहाँ पर पॉइंट हो, पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जिसको कहते हैं, या नॉर्थ अमेरिका में कनाडा टू अमेरिका, वहाँ सब जगह ये एप्लीकेबल हो जाती है। ऐसे ईरान से बिजली ले रहे हैं तो पाकिस्तान ईरान की जो टाई लाइन है उसके ऊपर भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, कितना लोड लेना है तो किन चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछे पावर लाइन वापडा ईरान और पाकिस्तान के बारे में तो भी यही चीज़ आप बता सकते हैं कि ये फिनोमेना होता है। वो क्या है कि पावर के देखें दो कंपोनेंट होते हैं, एक्टिव और रिएक्टिव। कोई ख़ास बात नहीं है, मालूम है आपको। ये दो चीज़ें जो हैं, दो चीज़ों ये दो किस्म की पावर दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। एक वोल्टेज पे बिटवीन द बसेस और एक एंगल बिटवीन द बस बार्स। जनरेशन हो या सबस्टेशन हो, भूल जाएं, कोई भी दो बस, कोई भी दो रीजन, ईरान पाकिस्तान, बाबडा के इलेक्ट्रिक, नॉर्थ यूएसए कनाडा, नायग्रा फॉल्स लाइनें न्यूयॉर्क जाती हैं और यहाँ पर न्यूयॉर्क, कोई भी हो तो उन पर सब पे एप्लीकेबल है। तो आप अभी ये भूल जाएंगे क्या है, दो दो कोई भी जगह जहाँ बिजली खर्च होनी है या आगे जानी है, दोनों बात है। दो चीज़ें पी ऑन क्यू किस पे डिपेंड करता है। पी यानी कि एक्टिव पावर डिपेंड करती है एंगल बिटवीन द बस बार, जो कि मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, इक्वेशन भी बता चुका हूँ। उसका नाम क्या है, डेल्टा। स्मॉल डेल्टा बच्चा डेल्टा, बड़ा वाला डेल्टा तो ट्रायंगल होता है ना, छोटा डेल्टा बच्चा डेल्टा। और उसको बच्चा डेल्टा इसलिए कह रहा हूँ कि वो बनाते ही देखे इतना सा है ये डेल्टा ऐसे। तो और दूसरा रिएक्टिव पावर क्यू किस पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है दोनों के दरमियान में। जो चीज़ जिधर ज़्यादा होगी ना, फर्ज करो कि अब मोटी सी बात बिल्कुल बता रहा हूँ, नक्शे पे आ जाएंगे। तो देखिए पावर को मैंने कहा कि डिपेंड करता है एंगल पे, तो जिधर एंगल ज़्यादा है कम एंगल की तरफ पावरफुल होगी हमेशा, याद हो जाएगा आसानी से। आमतौर पे यही होता है। आप भी ज़्यादा ताकतवर हैं तो ज़्यादा कमज़ोर है उधर की तरफ आपकी ताकत फ्लो करेगी, उसको मारेंगे आप पकड़ के। पानी का भी ऐसे ही हो। तो वोल्टेज, वो भी ये याद कर लें कि ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ तो करंट फ्लो होता ही है, मालूम है आपको। लेकिन सिर्फ यहाँ याद कर लें कि वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो होता है ये रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। अब ये वो इंटर वाली बात, वो सारी जो थी ना, वो डीसी वाली ओम्स लॉ, वो अभी आप सब अप्लीकेबल है, लेकिन वो अभी आप इसको अलग रखें कि यहाँ पर जब वोल्टेज का जो फ़र्क होगा, ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ रिएक्टिव पावर फ्लो होती है। क्या हो गया, दो चीज़ें हो गई, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर। एक्टिव का नाम पी, रिएक्टिव का नाम क्यू। पी जो है ज़्यादा एंगल से कम एंगल की तरफ फ्लो होगी, इसी तरह वोल्टेज भी कम एंगल से ज़्यादा एंगल से कम एंगल की तरफ फ्लो होगा। डेल्टा वाला जो है एंगल जिधर ज़्यादा होगा पावर उधर से फ्लो होगी टूवर्ड्स जिधर एंगल कम होगा। पर तो यहाँ पर एंगल जो है वो कोई भी है, 1 है या 2 है, अगर इधर एंगल 1 है डेल्टा का तो इधर की तरफ फ्लो होगी। ये रोटर एंगल भी कहते हैं, बस एंगल भी कहते हैं, टार्क एंगल भी कहते हैं, पावर एंगल भी कहते हैं, हर तरह के नाम है। इसकी मैंने इक्वेशन और वेक्टर डायग्राम बहुत दफ़ा आपको बताई है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा बराबर होता है इन दोनों वोल्टेजेस के दरमियान के एंगल के। तो देखिए यहाँ घूम फिर के दो ही चीज़ हो गई, एक तो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे क्यू हो गया और वोल्टेज के दरमियान के एंगल पे पी हो गया। एंगल पे पी हो गया दोनों, यानी वोल्टेज वोल्टेज ही खेल रहे हैं हम। वोल्टेज के जो मैग्नीट्यूड का फर्क है उसके ऊपर तो फ्लो हो रहा है रिएक्टिव पावर। वोल्टेज के जो सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड या दो स्टेशनों के दरमियान में जो वोल्टेज का डिफरेंस का एंगल का डिफरेंस है फेस का, उसका नाम ही तो डेल्टा है। तो दोनों चीज़ें घूम फिर के वही वोल्टेज वोल्टेज की बात हो रही, याद रख लें। बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ, इस तरह से किसी किताब में आपको इतना आसान मिलेगा नहीं। अब ये चारों डायग्राम में समझने में क्या रखा है, कुछ नहीं। ये ज़्यादा है ना, तो ये मैंने क्यू इधर से फ्लो हो रहा है, और डेल्टा भी यहाँ पे ज़्यादा है एस पे, तो इधर फ्लो हो रहा है पी। ये एस कह लो, सिंक्रोनस मशीन कह लो, सब स्टेशन कह लो, जो भी कह लो, सोर्स कह लो, वो ये है। अब यहाँ पर मैंने लिखा ई एस कम है, ई एस कम है ई जी से, ठीक है। ये ई जी मैंने ग्रिड को लिखा है, ग्रिड को। तो
ई एस कम हो गया तो नीले वाली लाइन क्यू उधर से आने लगी, और डेल्टा में डेल्टा एस इधर वाला ज़्यादा है अभी तक एंगल, तो पी तो वैसे ही रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये वाला जो है ना वोल्टेज ज़्यादा हो गया ई एस का, तो क्यू तो वैसे ही रहा, ऐसा हो गया जैसे ये देखें ना, ये ई एस और ये भी ई एस ग्रेटर, और एंगल जो था एस वाला कम हो गया तो पावर उधर से आना शुरू हो गया, उधर से उधर भी कोई सोर्स होगा, नेटवर्क कंप्लीट होगा, एक लंबा चौड़ा नेटवर्क होगा, पैरेलल लाइन होगा, कुछ भी हो सकता है, उधर से आना शुरू हो गया। और या तो लोड पे कोई कैपेसिटर लगा है, कोई हम कुछ और जनरेटर भी छोटा लगा है, सोलर लगा है, विंड टर्बाइन लगी है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो वो सब पे ये एप्लीकेबल है। फिर इसी तरह ये देखो कि पी कि ये डायरेक्शन है, फ़ौरन आप समझ जाओ कि जब इधर को आ रही है तो ये एंगल ज़्यादा होगा, तो लिखा हुआ है ई एस लेस देन ई जी, या ई ग्रिड जो है वो ज़्यादा है ई एस से, और डेल्टा कौन सा ज़्यादा है एस जी, तो यानी उधर से पावर हो गई। तो पावर को देखो, पावर भी अपनी डायरेक्शन बदल रही है और क्यू भी अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, किस चीज़ पे, डेल्टा, डेल्टा क्या, वोल्टेज का एंगल, और रिएक्टिव पावर किस पे अपनी डायरेक्शन बदल रही है, वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे, दोनों चीज़ें वोल्टेज पे जाके ख़त्म हो रही हैं। तो मैं इतने आसान तरीके से बता रहा हूँ, इस तरह किसी किताब में आपको नहीं दिया हुआ कि ये, फिर मैंने वोल्टेज से लिंक करके आपको बता दिया बहुत ही आराम से कि देखो भाई दोनों चीज़ें वोल्टेज से लिंक है, तो याद करना आसान हो गया ना। मैं करंट कह रहा हूँ, ना पावर कह रहा हूँ, ना रिएक्टेंस कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं कह रहा, मैं वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे क्यू बता दिया, वोल्टेज के एंगल के दरमियान में जो डिफरेंस है उसको डेल्टा का नाम है, उस पर बता दिया पी, और वोल्टेज और करंट के दरमियान का जो एंगल होता है पावर फैक्टर, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ताकि जो है वो आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब कितना आसान हो गया। अब मैं ये, अब यहाँ पर आप येलो लेवल पे आ जाएं, येलो लेवल पे देखें, मैंने आपको बता दिया कि ये तो एस ये वाले लिख दिया मैंने, यहाँ लाल लिख दिया, इसको चलो काला कर दो ताकि आपको रहे कि भाई ये कुछ और तो नहीं है। यहाँ पर मैंने ये यही वाली लाइन थी, इसको मैंने रेड शो कर दिया है अलग से दिखाने को, ताकि ये नज़र आ जाए। और ये देखो ये ग्रिड जो था ना दो कर दिया अब, और ये जो एस वाला है यहाँ था, यानी इधर भी एक ग्रिड और है, और यहाँ पर पावर प्लांट है या कोई चीज़ है, तो एक तरफ ग्रिड इधर भी है, एक तरफ ग्रिड इधर भी है, यहाँ हो सकता है पावर प्लांट रहा हो, तो ये मैंने बीच में बना दी। अब इसमें तो कोई ऐसी खास बात नहीं है ना, जनरेटर है, ये 400 केवी की बस है, 400 केवी की, 132 केवी की बस है, ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा दिया मैंने 400 बाई 132 का, ये केवी का ये हो गया। बीच में जो ये लाइन है, अब ये एस है बीच में, तो मैंने अब इसको खाली छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई सोर्स लगा दूँ, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा था सोर्स लगा हुआ है, नहीं बना हुआ था लेकिन यहाँ पर है, तो यार ये जो सोर्स होगा ये अपने एंगल और अपने जो सेटिंग है, फ़र्क करो यहाँ पर अल्टरनेटर है, तो मैं जब इसका एंगल बढ़ा दूंगा तो जैसे पावर जाने लगेगी, जब इसका वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो यहाँ से रिएक्टिव पावर भी जाने लगेगी। मैं इसका एंगल कम कर लूँगा तो ये जनरेटर जो है, सिंक्रोनस जनरेटर जो है, ये एब्जॉर्व करने लगेगा रिएक्टिव एनर्जी को, उसकी तरफ आने लगेगी। और अगर मैं इसका एंगल को कम कर दूंगा तो उधर से पावर भी इसके अंदर आएगी। अगर यहाँ कोई लोड लगा हुआ है तो फ़र्क करो यहाँ पर एक लोड भी लगा हुआ है, तो वो शेयरिंग इस तरह होगी कि कुछ जनरेटर ये वाला ले लेगा जो यहाँ पे लगा हुआ है। फ़र्क करो कि यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है 100 मेगावाट, लेकिन यहाँ पर आगे लोड इधर जा रहा था 200 मेगावाट, तो 100 यहाँ से आ रहा होगा ना, तो 100 आने के लिए फिर यहाँ पर भी एंगल का कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से चीज़ों को आप समझें। तो अब बेसिकली ये समझ गए, अगर ये समझ गए, मैंने पूरी डायग्राम सारी इमेज इकट्ठा बनाता हूँ ताकि आप इसको जब रोकें और मैं हट जाऊँगा पूरों में से तो ये आपको नज़र आती रहे, तो उसको बाद आप देखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक कनेक्शन कर रहा हूँ और 420 कर रहा हूँ, स्कीम नंबर 420। और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से ला करके मैंने एक चीज़ बनाई हुई है यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ से ये ला के और मैं यहाँ पर अभी बना रहा हूँ, आपको पूरा नज़र आ रहा है तो अच्छी बात है। ये देखो अभी ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया और ये मैंने ला के यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब आप देखो मैंने यहाँ क्या कनेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पर एक ऐसी फैक डिवाइस कनेक्ट कर दी जिसका नाम है क्या, सेटकॉम, स्टेटकॉम। आप देखें कितने आसान तरीके से, यू मस्ट अप्रिशिएट कि आपको किसी किताब में कहीं लिटरेचर में इतने इस तरीके से नहीं मिलेगा कि पूरा वहाँ से समझाया है कि 100 पेज में भी कवर नहीं हो रहा किताबों में, बल्कि इस तरह तो है ही नहीं कि ये मैंने इसको इससे मुंतबक किया हुआ है ग्रिड स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन से, और उसके बाद वहाँ पर मैंने एक सोर्स अल्टरनेटर की जगह मैंने ये लगा दिया। यहाँ अल्टरनेटर हो सकता है फिर भी एक लगा रहे, यहाँ पे कोई उसको मना नहीं है,
अब लगा दिया, और यहाँ पर मैंने मीडियम वोल्टेज पे ट्रांसफार्मर लगाया 400/11 kV का, यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा दिया हमने। ये उठा के ट्रांसफार्मर लगा लिया 400 क्योंकि आपको बताया कि ये डिवाइसेस जो है ये मीडियम वोल्टेज पर कनेक्ट होती हैं, हाई वोल्टेज पे बड़ी मुश्किल है। इसमें एक कन्वर्टर है, कन्वर्टर बेस होता है, सेट काम डीसी है। और अगर आपको बहुत पावर चाहिए 100 MVAR 200 MVAR यहाँ चाहिए, तो ये एनर्जी स्टोरेज जो होता है ये इतनी एनर्जी दे सकता है, 100 150 200 MVAR भी होगा उसमें, मेगावाट भी होगा। ये एनर्जी में जो होता है ये मैग्नेटिक स्टोरेज भी हो सकता है, मैग्नेटिक स्टोरेज, और ये सुपर कैपेसिटर भी हो सकता है। और एक अगर जैसे कि बात हो रही है कम पावर की 30 40 50 100 kVA या 1 2 4 5 MVAR की, तो आप बैटरी बैंक भी बड़ा लगा लें। अब ये जो है ना, ये क्या हो रहा है, ये डीसी सोर्स है, ये सब डीसी है। एनर्जी स्टोरेज जो होता है ये डीसी सोर्स होता है। अब ये डीसी सोर्स में यहाँ पर लगा दिया कन्वर्टर। अब याद रख ले, जो कन्वर्टर है ये क्या कर रहा है, ये डीसी से ये 2-3 फेज एसी कर रहा है कन्वर्ट। अब ये जो है आपका वही इन्वर्टर है, जिसको कि ये जब हम आ जाते हैं फैक्ट डिवाइसेस में, तो लिटरेचर में उसी को कन्वर्टर कहते हैं, कन्वर्टर बेस कहते हैं। हालांकि हम हमेशा से पढ़ रहे हैं बचपन से कि कन्वर्टर का मतलब होता है रेक्टिफायर, और इन्वर्टर का मतलब होता है डीसी से एसी तक, सारा यूपीएस सब हम लोगों ने पढ़ डाला। लेकिन इसमें आते हैं तो ये उल्टा इसका नाम रख दिया, तो कन्फ्यूजन फैलाने के लिए। जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ ना कि चीज़ें वही हैं, लेकिन इस तरीके से बताई जाती हैं। मार्केटिंग हर चीज़ में, आप ये मत समझें, कोई बिजली का सामान हो, कुछ भी हो, चाहे किताब बेचनी हो, मार्केटिंग हर जगह है। भाई क्या ज़रूरत है कि आप डीसी से एसी बनाए तो उसको इन्वर्टर आप कह रहे हैं, लिटरेचर में पिछले 50-100 साल थे, तो यहाँ पर जो बनाए तो कन्वर्टर कह रहे हैं। तो बात यह है कि ये आप बात को समझें कि वही इन्वर्टर है, और हर चीज़ में मार्केटिंग होती है। आप भूल जाएं कि कोई चीज़ जो है ना विदाउट मार्केटिंग या कमर्शियलाइजेशन की दुनिया में, तालीम भी उसी में शामिल है। ठीक है, मैं किसी के खिलाफ तो नहीं कह रहा ना, मैं ये समझा रहा हूँ कि हम लोगों के अंदर एक थिंकिंग होना चाहिए इस किस्म की, जो कि हमें इंजीनियर बनाए, जो हमें साइंस की तरफ ले जाए, रट्टाफिकेशन से नहीं। हमें चैलेंजिंग होना चाहिए कि भी बस चैलेंज के क्यों कह रहे हो भाई इन्वर्टर, जब आप सब दुनिया भर में कह रहे हो उसी चीज़ को उसी वक्त, अब भी तो कह रहे हैं ना इन्वर्टर, और कन्वर्टर तो कह रहे थे डीसी को, तो इसको क्यों कह रहे हो? तो कोई सवाल का जवाब थोड़ी है किसी के पास। वो कहेंगे बस दिस इज़ अ कन्वेंशन, दिस इज़ अ प्रैक्टिस, तो ख़त्म हो गई बात। अब ये देखें यहाँ से एनर्जी, अब ये चीज़ ऐसी है कि ये एसी जो है, इसके अंदर अगर मैं कंट्रोल कर दूँ जनरेटर की तरह, क्या कंट्रोल कर दूँ, इसके अंदर ऐसा अरेंजमेंट कर दूँ, कंट्रोलर अलग से होते हैं जो कि इसका पी एंड क्यू सेंस करते हैं, एंगल सेंस करते हैं, पी क्यू सेंस करते हैं, एंगल आ जाता है यहाँ पर, बस बार की हर चीज़ सेंस करते हैं, और यहाँ से कन्वर्टर को पल देते हैं। उसकी वजह से कभी इसके अंदर से पी जाता है, कभी क्यू जाता है, कभी पी आएगा, कभी क्यू आएगा। पी आएगा तो मतलब ये चार्ज हो जाएंगे सारे फिर से, पी जाएगा तो ये एक्टिव पावर जो है कब ज़रूरत पड़ती है, फर्क करो यहाँ पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि ये कुछ है यहाँ पे, लेकिन है वो असल में विंड टर्बाइन। ये विंड टर्बाइन है, विंड टर्बाइन लगी हुई है। अब ये विंड टर्बाइन तो है, ये कम ज़्यादा करती रहेगी ना बिजली को, ये तो कभी कांस्टेंट ही नहीं होती है, इसकी तो कोई चीज़ ही कांस्टेंट नहीं है, कंट्रोल तो है। अब कम ज़्यादा जब होगी पावर या सोलर लगा हुआ है, तो ये इसको कंपनसेट करेगा, कभी मेगावाट देगा, कभी मेगावाट देगा, कभी मेगावाट ले लेगा, कभी मेगावाट देगा, तो रिएक्टिव पावर देगा, कभी लेगा। कैसे? इस उसूल पे। और इसका वोल्टेज और इसका जो है एंगल, वो कैसे कंट्रोल होगा, वो यहाँ पर ये एक कंट्रोलर होगा, यहाँ पर एक कंट्रोलर होगा। मैं यहाँ पे बिठाने के लिए जगह करता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है DC to 3 फेज, तो यहाँ पर एक कंट्रोलर होगा ये, और इस कंट्रोलर से एक ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कंट्रोलर, माफ़ करना भाई जगह नहीं है। ये कंट्रोलर जो है इसको क्या मिल रहा है, इसको PQ मिल रहा है, इसको PQ मिल रहा है, सेंस हो रहा है PQ। कहाँ से हो रहा है? इस जगह से ये ले रहा है PQ, ये PQ सेंस कर रहा है यहाँ से, और ये PQ सेंस कर रहा है, और कंट्रोलर इसको सिग्नल भेज रहा है कि भाई क्या करना है यार, जो वोल्टेज करंट के हिसाब से सेंसिंग करके भेज रहा है। ये पूरी कंप्लीट सही डायग्राम है, और मैंने ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक में समझाई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर कर दें। देखें 15 मिनट में मैंने ये सब कुछ बताया है, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन बहुत आसान हो जाएगी, बजाय कि मैं सेट काम का आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन समझाता हूँ, उसमें एंगल ये वो फलाना। मैं वही बेसिक फंडामेंटल अपने जो है बचपन के, उसके हिसाब से चल के आपको मैं स्ट्रेट काम, यही SVR SVC है,
यही सेट काम, बस उसके अंदर एलिमेंट दूसरे हैं, उसे TSC लगा हुआ है, TSR लगा हुआ है, TCC होता नहीं, याद रख लें, अलग वीडियो बनाइए। और उसके अंदर जो है वो आप फिल्टर भी होते हैं, इसमें भी वो सारी चीज़ें होंगी। तो ये जो है ये काफ़ी छोटी डिवाइस होती है, फुटप्रिंट बहुत छोटा होता है, यानी SVC वगैरह के मुकाबले में भी आधे ही समझें इसका जो है एरिया और जगह। तो ये बड़ी ट्रांसपोर्टेबल चीज़ हो जाती है, अगर यहाँ ग्रिड पे नहीं तो कहीं और लगाना है तो ले जा सकते हैं। तो ये सिंक्रोनस मशीन को तो आपको पता है आसानी से नहीं ट्रांसपोर्ट करते। तो ये स्टैट काम कितना है, मैं इसके अब सेट काम के अलग बनाऊंगा, जिसके अंदर उसके अंदर क्या एलिमेंट है थोड़ा और एलिबोरेट कर दूंगा। SVC पे बहुत सी और मैं एलिमेंट को दिखा दूंगा और उसको बता दूंगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल आपको ये ऐसा लगेगा ईजी, बिल्कुल सब्जेक्ट लगेगा, कोई मसला नहीं होने वाला कि आपको लगे यार पता नहीं क्या मुश्किल है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको, ये छोटा सा याद कर लें कि पावर हो या एक्टिव हो या रिएक्टिव हो, दोनों चीज़ें वोल्टेज पे हैं, एक वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे, एक वोल्टेज के एंगल पर है। जिधर एंगल ज़्यादा वहाँ से पी जाएगा, जहाँ एंगल वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा वहाँ से उसकी तरफ से रिएक्टिव पावर जाएगा, ख़त्म हो गई बात। उसको मैंने फिर बता दिया, ग्रिड के अंदर शो कर दिया यहाँ पर। इसके बाद मैंने इसी काम को करने के लिए जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है कि आप एक्साइटेशन से वोल्टेज बढ़ाते हैं और आप फ्यूल से जो है रोटर एंगल बढ़ा देते हैं, डेल्टा कंट्रोल करते हैं फ्यूल से स्पीड बढ़ा के, और आप वोल्टेज कंट्रोल करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर का वो एक्साइटेशन बढ़ा करके और एक्साइटेशन कम करके। वही चीज़ हमने क्या किया कि यार हटाओ उसको, अब ये लगा दो स्टैटिक डिवाइस, एनर्जी स्टोरेज दे दो उसको, AC में कन्वर्ट कर दो, और PUQ के लिए एक ऐसा यहाँ से सेंसर लगा दो, सेंस करके और यहाँ पर ये सिग्नल देता रहे कि भाई अब P की ज़रूरत है, Q की ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है भाई आप खुद ही ऑब्जर्व कर लो। तो इस तरह ये काम करता है। देखिए कितना आसान तरीके से चीज़ बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको बता दें, ये शेयर कर दें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। बहुत आसान तरीके से मैं आपको फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन बता रहा हूँ, आप याद कर रखें।